नमस्ते। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जहां भारत तलवार और इल्म यानी ज्ञान के दोराहे पर खड़ा था। ये कहानी शुरू होती है पहले अरब हमलों से और जाती है महमूद गजनवी के उन तबाही मचाने वाले आक्रमणों तक। लेकिन ये सिर्फ लड़ाई की दास्तान नहीं है, ये उस अद्भुत कल्चरल एक्सचेंज की भी कहानी है जिसने चाहे अनचाहे दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले बात करेंगे उस आदान प्रदान की, फिर देखेंगे भारत ने दुनिया को क्या अनमोल तोहफा दिया। उसके बाद उस 300 साल के जबरदस्त रेजिस्टेंस को समझेंगे और फिर एक नई ताकत कैसे उभरी और गजनवी के हमलों का क्या असर हुआ, इस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। देखिए, अरबों के आने को सिर्फ एक हमले की तरह देखना ना, ये कहानी का बस एक पहलू है। असलियत में यहीं से शुरुआत हुई एक बड़े कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल लेनदेन की। ये एक टू वे स्ट्रीट थी और ये लेनदेन सिर्फ चीजों का नहीं था, बल्कि आइडियाज का था, सोच का था। एक तरफ अरब अपने साथ ऊंट पालन, बेहतर मैप मेकिंग और मॉनसून की गहरी समझ जैसी चीजें लाए। वहीं दूसरी तरफ वो एक पुल बन गए, एक ब्रिज जिसके जरिए भारत का फिलॉसफी, मैथमेटिक्स और मेडिसिन का खजाना यूरोप तक पहुंचा और इसी ने आगे चलकर यूरोप की रेनेसा की नींव रखी। तो चलिए अब खास तौर पर बात करते हैं उन अनमोल तोहफों की जो भारत ने दुनिया को दिए। और इस कहानी का एक बहुत बड़ा नाम है ब्रह्मगुप्त, एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री। मशहूर इतिहासकार अल बिरूनी ने अपनी किताब तहकीक-ए-हिंद में लिखा है कि ग्रहण यानी इक्लिप्स का जो ज्ञान ब्रह्मगुप्त के पास था, वैसा ज्ञान पूरी दुनिया में किसी और के पास नहीं था। सोच के देखिए, अल बिरूनी खुद एक विद्वान थे और उन्होंने ब्रह्मगुप्त के काम को पढ़ा और उसकी महत्ता को समझा। ये पॉइंट्स देखिए, कितने रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे ये उस जमाने के लिए। जीरो यानी शून्य का कॉन्सेप्ट, जिसके बिना आज का मैथमेटिक्स सोचा भी नहीं जा सकता। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मूला, ग्रेविटी का आइडिया कि चीजें एक दूसरे को खींचती हैं, ये सब ब्रह्मगुप्त की देन थी। उनके काम ने आने वाली सदियों की साइंटिफिक डिस्कवरीज के लिए जमीन तैयार कर दी। और हाँ, ये ज्ञान भी अरब ट्रेडर्स और स्कॉलर्स के जरिए ही पूरी दुनिया तक पहुंचा। और ये देखिए, 40,000 किलोमीटर, ये है धरती का सर्कमफ्रेंस, जिसे ब्रह्मगुप्त ने 628 एडी में कैलकुलेट कर लिया था, बिना किसी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट के, सिर्फ उनकी मैथमेटिक्स और ऑब्जर्वेशन के दम पर। उनकी कैलकुलेशन आज की साइंटिफिक कैलकुलेशन की कितनी करीब है, ये हैरान करने वाली बात है। ये दिखाता है कि उस वक्त इंडियन साइंस कितना एडवांस्ड था। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर 712 एडी में सिंध पर अरब हमला हुआ, तो फिर अगले बड़े हमलों के लिए 300 साल क्यों लग गए? इस 300 साल के गैप का राज क्या है? इसका जवाब एक ऐसी कहानी में है जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। एक शक्तिशाली इंडियन गठबंधन की कहानी। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 712 एडी मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर हमला करता है। फिर सीधा लगभग 1000 एडी में महमूद गजनवी के आक्रमण शुरू होते हैं। बीच का ये जो लंबा वक्त है, ये 300 साल का पॉज, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक सक्सेसफुल रेजिस्टेंस का नतीजा था। और उस रेजिस्टेंस के हीरो थे ये लोग: चालुक्य डायनेस्टी के पुलकेशन, गुर्जर प्रतिहार के नागभट्ट प्रथम, राष्ट्रकूट के दंतेदुर्ग और मेवाड़ के बप्पा रावल। इन सभी राजाओं ने मिलकर एक गठबंधन बनाया और अरब सेनाओं को बुरी तरह हराया। उन्हें इतना पीछे धकेल दिया कि अगली कई सदियों तक बॉर्डर सुरक्षित हो गया। आज का रावलपिंडी शहर भी बप्पा रावल की बनाई एक मिलिट्री आउटपोस्ट ही माना जाता है। लेकिन अब कहानी में एक नया प्लेयर आ रहा था। इस्लामिक दुनिया में पावर बैलेंस बदल रहा था और अब अरबों की जगह एक नई, ज्यादा आक्रामक ताकत ले रही थी, तुर्क, जो भारत के लिए एक नया और बड़ा खतरा बनने वाले थे। हाँ, तो ये तुर्क थे कौन? देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि तुर्क अरब नहीं थे, ये अलग थे। ये आमतौर पर चीन और यूराल पहाड़ों के बीच के इलाके से आने वाले नोमैडिक यानी खानाबदोश लोग थे। शुरू में ये मुस्लिम भी नहीं थे, बल्कि बुद्धिज्म को मानते थे और ये आपस में लड़ने वाले योद्धा थे। तो इनका पावर में आने का सफ़र बड़ा दिलचस्प है। पहले ये अरबों से हारे और उनके गुलाम बनाए गए। फिर वक्त के साथ इन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। शुरू में गुलाम, फिर बॉडीगार्ड और आखिर में कमांडर बन गए। और नए नए कन्वर्ट होने के जोश में ये जल्द ही मिलिट्री पावर में अपने पुराने अरब मालिकों से भी आगे निकल गए।
एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन था ये। और इसी नई तुर्की शक्ति के आने से उभरा एक नाम, महमूद गजनवी। गजनविद साम्राज्य का सुल्तान, जो भारत पर आक्रमणों की एक ऐसी सीरीज शुरू करने वाला था जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। गजनवी के हमलों का मकसद क्या था? इसके लिए हमें किसी स्पेक्यूलेशन की जरूरत नहीं। उसका अपना दरबारी इतिहासकार उतबी साफ लिखता है, मकसद था लूटपाट और इस्लाम का प्रचार करना। बिल्कुल साफ साफ शब्दों में। 17 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 1000 से 1027 एडी के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बड़े आक्रमण किए। ये कोई एक ऑफ हमला नहीं था, ये लगभग 27 साल तक चलने वाली एक लगातार तबाही मचाने वाली कैंपेन थी, जिसने पूरे नॉर्थ इंडिया को हिला कर रख दिया। और ये उसके कुछ बड़े हमलों की लिस्ट है। हिंदू शाही राजा जयपाल को हराने से लेकर नगरकोट के अमीर मंदिर को लूटने तक, फिर मथुरा और वृंदावन जैसे पवित्र शहरों की तबाही, और आखिर में सोमनाथ पर वो बदनाम हमला। हर अभियान का मकसद साफ था, दौलत लूटना और अपना दबदबा कायम करना। लेकिन जैसा मैंने कहा, कहानी हमेशा एक तरफा नहीं होती। इतिहास में एक ऐसी हार भी दर्ज है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। 1024 एडी में अजमेर के चौहान राजाओं ने गजनवी की फौज को बुरी तरह हराया था। इतनी बुरी हार थी कि गजनवी को सोमनाथ जाते वक्त उनके इलाके से बचकर रास्ता बदल कर जाना पड़ा। इससे साबित होता है कि वो हमेशा जीतता नहीं था और रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा था। और फिर आता है सोमनाथ, इतिहास का वो बदनाम हमला। ये समझना जरूरी है कि ये कोई अचानक किया गया हमला नहीं था। ये गजनवी का भारत पर 16th बड़ा आक्रमण था, यानी इससे पहले 15 बार वो तबाही मचा चुका था। और ये कोई आसान जीत नहीं थी। वहां के राजा ब्रह्मदेव के नेतृत्व में लोगों ने जमकर मुकाबला किया। 3 दिन तक भयंकर लड़ाई चली। कहा जाता है कि मंदिर की रक्षा करते हुए 50,000 लोगों ने अपनी जान दे दी। ये नंबर रेजिस्टेंस का स्केल और उस जंग की भयावहता को दिखाता है। तो अब आते हैं आखिरी सवाल पर। जब हम इस पूरे दौर को देखते हैं तो क्या समझ में आता है? ये एक अजीब विरोधाभास, एक कॉन्ट्रडिक्शन से भरा समय था। एक तरफ बेहद क्रूर हमले और लूटपाट, और दूसरी तरफ ज्ञान का एक अनजाने में हुआ ट्रांसफर। तो इस दौर की विरासत क्या है? इसे कैसे याद रखा जाना चाहिए? क्या ये तलवार की कहानी है जिसने सब कुछ तबाह कर दिया, या ये उस ज्ञान की कहानी है जिसने अनजाने में ही सही भारत के इल्म के खजाने को पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया? शायद असली जवाब इस सवाल में ही छिपा है कि कैसे कभी-कभी तबाही और निर्माण एक ही सिक्के के 2 पहलू बन जाते हैं।